इदारे अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और कोई नई तरतीब अमल में आ रही है। अब जो निज़ाम है वो इसको रिडंडेंट कर रहे हैं और इसके नमूने आपको पहले भी नजर आएंगे। आखिरी जुमला उसने इस्तेमाल कर दिया ट्रंप ने, और वो न्यूक्लियर का था। वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स हर सूरत बदलेगी, वहाँ डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल। उनकी लगामें या उनकी रस्सियां कहीं और से हिलती हैं, उन्होंने अपने ब्लॉक्स चुने हुए हैं। असलहा खरीदारी शुरू हो चुकी हुई है। डेगो गार्सिया तक ईरान के मिसाइल का पहुंच जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है। इन हालात में $2.4 अरब की सरमायाकारी वो कर रहे हैं। यहीं पर ही क्यों अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? ये डॉलर तुम्हारी धरती को हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे, नागासाकी बना के छोड़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़माना गवाह है कि प्रोग्राम गुफ्तगू शनीद में खुश आमदीद, और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब। तौसीफ़ साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौसीफ़ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं इस बात से कि दुनिया में जो इदारे बनाए गए थे अमन के लिए और बाहमी ताआवुन के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो इदारे अब आहिस्ता आहिस्ता बेवक़्त होकर फजूल होते नज़र आ रहे हैं। मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, यूएनओ। दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूएनओ बनाई गई ताकि जो है मुस्तक़बिल में जो ग्लोबल तनाज़ात हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका सद्देबाब किया जा सके और बाहमी ताआवुन को बेहतर किया जा सके। यूएनओ भी एक थिंक टैंक का एक प्रोडक्ट है। खैर, यूएनओ बन गई और उसके अंदर पहली जो ईंट डाली गई वो डाली गई जिसे हम कहते हैं धांधली की बुनियाद पर। वो ईंट थी वीटो की। दुनिया में 5 ममालिक हैं जिनको ये इख्तियार दे दिया गया कि जनाब वो जिस करारदाद को चाहें वो वीटो कर दें, और पूरा दुनिया एक तरफ खड़ी हो और वीटो वाला दूसरी तरफ खड़ा हो। ये 5 ममालिक हैं जिसमें रूस है, अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है और फ्रांस है। ये सबसे बड़ी धांधली हुई, और इस धांधली के बाद अगर हम देखते हैं तो अमेरिका जैसा जो ताकत है उसने ना सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर जिसे हम कहते हैं ना यूएनओ को भी होस्ट किया, बल्कि यरगमाल किया हम कह सकते हैं, और उसके बाद यूएनओ का भरपूर इस्तेमाल किया है इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसराइल की प्रोग्रेस के लिए, ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ने के लिए। और मैं माज़रत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि यूएनओ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हुआ है। एक वाक़या हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जब जो सोटो से एक हमला किया था इसराइल पर, और इसराइल ने उसके जवाब में जो जो हरकतें की वो दुनिया ने देखा, और हज़ारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, और हज़ारों ही नहीं बल्कि 2-3 लाख शायद ज़ख्मी भी हुए। खैर, पूरी दुनिया ने देखा कि जुल्म और जबर और हैवानियत का खेल खेला गया। यूएनओ कुछ ना कर सका, अमेरिका पूरी तरह तायद करता रहा। कोई करारदादें अगर आई भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, कहीं पे भी आई हैं इसके ख़िलाफ़, तो अमेरिका वहाँ बैठकर बड़े स्ट्रेट अवे उसको जो है वो वीटो करता रहा। ता वक्त है कि अमेरिका ने पूरे यूएनओ को वीटो करके बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। कहीं पर यूएनओ नज़र नहीं आता। एक नया निज़ाम तश्कील दिया ट्रंप साहब ने, और वो बोर्ड ऑफ पीस था जिसके तहत लोग कुछ ममालिक से ज़बरदस्ती और कुछ को कुछ लालच देकर उसमें साइन करवाए गए, और उस बोर्ड ऑफ पीस का भी कोई हाल नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उस बोर्ड ऑफ पीस में जो कुछ भी तय हुआ उसका सबसे बड़ा जो था वो इसराइल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था। आगे आते हैं OIC, तो वैसे ही जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी OIC के नाम से याद की जाती है, इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो ओह ही रह गई है। वो कुछ कर नहीं सकती, बल्कि अब वो सी भी नहीं कर रही, IC भी नहीं कर रही। उसका हालात ये हो चुके हुए हैं, वो बिल्कुल बेफ़ायदा फजूल हो के रह गई। आगे बढ़ें, ओपेक को भी अगर हम देखते हैं तो ओपेक के अंदर भी जो सूरत हाल है कि वहाँ से भी अब UAE जो है वो वहाँ से निकल गया है, और अब ओपेक का क्या मुस्तकबिल होगा, मेरा ख्याल में ओपेक भी अब गैर फ़ाल होकर रह जाएगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो नेटो की हम बात कर लें। नेटो जो है वो असल में तो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनाया गया था, और उसमें यही तय किया गया था जो भी इसके नेटो ममालिक हैं वो आपस में इतने वो दिफाई मुआहिदा करेंगे कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वुर किया जाएगा। लेकिन
वो नेटो जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है कि जब से अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए, ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए ईरान पर हमला किया है, तो वो नेटो भी पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हवाले से अमेरिकी सदर का गुस्सा जो है वो सबके सामने है। तो नेटो के हवाले से एक और बात भी बड़ी अहम है कि जब वो यूएसएसआर ख़त्म हुआ तो फिर नेटो चीफ ने कहा कि अब मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है जिससे हमें ख़तरा है। तो खैर बहरहाल ये अर्ज़ करना था कि ये इदारे अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और कोई नई तरतीब अमल में आ रही है। ये तरतीब उस तरह की है जैसे कि हम कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में बड़े सरदार होंगे, अब ताकतवर लोगों के साथ कुछ छोटे लोग भी मिल जाते थे और वो ताकतवर बंदा जो था वो उनके तहफ़्फ़ुज़ किया करता था और वो जो है बस समझिए कि अपनी टेरिटरी बना लिया करता था और कुछ छोटे-छोटे कमज़ोर लोग उनके साथ मिलकर जो है वो अपना ज़िंदगी चलाते थे, गुज़र बसर करते थे। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब दुनिया रूस और चाइना के गिर्द जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठी होगी और अब ये बड़ी ताकतें जो हैं ये बैठकर जो हैं इन मामलात को तय करेंगी। बज़ाहिर ये भी लगता है कि कुछ अरसे बाद इसके अंदर मज़ीद कोई डिटोरेशन आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो कहने को ये है कि जो एक सिस्टम बनाया गया था जंगें रोकने के लिए या अमन वग़ैरह के लिए, वो सिस्टम फ्लॉप होके ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कि कबायली निज़ाम टाइप चीज़ जो है वो सामने आ रही है। मैं चाहूँगा कि इससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें और आपकी राय लें। मैं असफ साहब अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें जंग अज़ीम दोम जब ख़त्म हुई, उससे पहले जंग अज़ीम अव्वल भी हुई, लीग ऑफ नेशंस बनी और ये जंग अज़ीम दोम के बाद इनफैक्ट ये जंग अज़ीम दोम के जो फ़ातिहीन थे ये उन्होंने एक इदारा तश्कील दिया था कि दुनिया के फ़ैसले आइंदा आने वाले वक्तों में, ये पहले दिन से क्लियर है कि ये इसमें हम ये फ़ैसले किया करेंगे, अपने फ़ैसले इम्पोज़ किया करेंगे। उसमें इजाफ़ी सिर्फ चीन है, ज़ाहिर है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो तब से लेकर आज तक भी आप देख लें कि जहां उन्होंने अपना फ़ैसला एक दुनिया के फ़ैसले के तौर पर किसी मुल्क पर या किसी इत्तेहाद पर इम्पोज़ करना हो तो तब ये यूएनओ इस्तेमाल हुई है, वरना यही फ़लस्तीन बहुत बड़ा इशू आज से है, कभी हल नहीं होने दिया गया। और वीटो जिसका आपने ज़िक्र किया, और कश्मीर आप देख लें, इसके अलावा सैकड़ों इश्यूज़ हैं। और बिल्कुल ठीक है, बाज़ चीज़ों में उन्होंने कानून साजी भी की, एक जैसे आप ये समंदरी तजारत की कानून साजी कहते हैं, बिल्कुल यूएनओ के अंडर हुई, लेकिन इसका भी फ़ायदा उन्हें हो रहा था क्योंकि वो वर्ल्ड पावर्स के तौर पर इमर्ज हुए। चाहे मार बहुत खाई, लेकिन अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत उन्हें उठाकर खड़ा किया और फिर साथ चलाया। और ये उन्हीं ताकतों के लिए जो है ना ये सारा सिस्टम बनाया गया था। जो आप कबायली निज़ाम की बात कर रहे थे, तो सर कबायली निज़ाम उस वक्त नाफज हो गया था। अब जो मामला है ना, ये बात इससे आगे बढ़ चली है कि ये इदारा जो इनके मुख्तलिफ मफादात को पूरा करता था, वो अब मफादात इस इदारे के बस से भी बाहर हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से। तो अब अमेरिका का आप देख लें कि ये अब कह रहे हैं ना, ये ट्रंप जो है ये इस इदारे के पीछे है और हर चीज़ वहाँ से बाहर ले जाकर हल करना चाहता है अपने ज़ोर बाजू पर, अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि भी कोई दुनिया के ज़मीर के तहत, कोई इंसाफ के तहत। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सबसे बड़ा डोनर है वो रहा है यूएन का, और वीटो पावर भी है उसके पास इनफैक्ट एक वीटो पावर नहीं थी कुछ अर्सा पहले तक, उसके पास फ्रांस की भी वीटो पावर थी, उसके पास बरतानिया की भी वीटो पावर थी। तो ये सारा निज़ाम इन्होंने अपने मफादात के लिए तश्कील दिया था, उसमें कुछ भला छोटे मुल्कों का भी हो गया होगा तो वो अलहदा बात है, उन्होंने उनका भला के लिए ये सारा कुछ नहीं किया था। अब जो निज़ाम है वो इसको रिडंडेंट कर रहे हैं और इसके नमूने आपको पहले भी नज़र आएंगे। सन 93 का ओस्लो एकॉर्ड, यूएन से बाहर पहले अमेरिका ने अपना आप दिखाया कि हम यह मसला हल करवा सकते हैं, ज़ाहिर है वही करवा सकते हैं क्योंकि वो कल्प्रिट हैं, वो कंप्लिसिट हैं फ़लस्तीन की जेनोसाइड में, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा आप उनका इराक़ पर हमला देख लें, आप उनका लीबिया पर हमला देख लें, आप उनका अफ़गानिस्तान में यूएन का यूज़ देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये इदारे किस लिए बनाए गए थे। मेन पर्पस जो है रशिया के ख़ास तौर पर बाल्कनाइजेशन के बाद ये यूएनओ इनकी बांदी बन के रह गई। अब भी
ये अभी ईरान के ख़िलाफ़ शुक्र है रूस और चीन ने कोई वेटो कर दिया करारदाद, तो वहाँ भी लाने की कोशिशें की गई। मेरा ख्याल बहरीन लाया था वो करारदाद। तो अब जो नया निज़ाम लाने की कोशिश हो रही है, इनफैक्ट ये पहले तोड़ फोड़ हो रही है और कोशिश हो रही है कि अमेरिका ही फ़ैसले किया करे। ये उनका वर्ल्ड सिक्योरिटी ऑर्डर है कि अमेरिका ने ही फ़ैसले करने हैं, चीन ने फ़ैसला नहीं करना, रूस ने बतौर ग्रेट पावर फ़ैसला नहीं करना। और अगर बरतानिया और फ्रांस साथ चल सकें तो ठीक है। उनको भी, जिसका आपने हवाला दिया नेटो के हवाले से, नेटो को ये जो हुकूमत आई है ये नेटो को अपने लिए बोझ समझते हैं या गैर ज़रूरी समझते हैं। इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आप पढ़ लें तो बात तो वेस्टर्न हेमिसफेयर की कर रहे थे कि यहाँ हम अपनी डोमिनेंस रखेंगे, वो वेनेजुएला की सूरत में उन्होंने दिखा दिया। और मिडल ईस्ट से उनके कोई डीएनए में चला गया मिडल ईस्ट। अब वो कहते हैं हमें तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट को वो इज़राइल की आंख से देखना चाहते हैं, यानी इज़राइल के हवाले करके वो आगे चलाना चाहते हैं मिडल ईस्ट को। इनको आज़ाद बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो उसमें मैं जो देखता हूँ कि ये जो नया निज़ाम लाने की कोशिश है या इसको तोड़ने की कोशिश है, उसमें चीन का भी एक निज़ाम है। जो सदर शी हैं वो भी कोई बात करते हैं कि जो नया निज़ाम है वो यूएन के अंडर हो, इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मॉडल हो और वहाँ पर जनाब तब्दीलियाँ लाई जाएं। तो इस तोड़ फोड़ के नतीजे में मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि फ़िलहाल ये तोड़ फोड़ बहुत तेज़ी से जारी रहेगी, लेकिन चीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है हम उस मॉडल की तरफ जाने पर मजबूर हो जाएं और इस दुनिया की छोटे ममालिक की, मज़लूम ममालिक की, मज़लूम नस्लों की कोई जान छूटे इन इस्तेसाली ताकतों से, तो पॉजिटिव भी इससे इमर्ज हो सकता है। बाकी मैं वो OIC की मैं बात कर दूं। सर OIC जो है वो पहले दिन से ही मुझे बता दें कोई उसका फ़ैसला उसने किया हो और वो फ़ैसला उसमें कोई ताकत नज़र आती हो या वो फ़ैसला कभी इम्प्लीमेंट हो सका हो। सर सॉरी टू से वो ऐसे ही एक नुमाइशी एक इदारा है और वो आज तक भी नुमाइशी है। हमें उससे गिला करना ही नहीं चाहिए। वो इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था कि वो उम्मा के कोई मसाइल हल करेगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि OIC के अंदर तो हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स ही प्रोटोकॉल नज़र आते हैं, शाहाना शख्सियतें बैठी होती हैं, ठीक है, और उनकी आपस में दिल फटे हुए हैं। ख़ासूसन अरब ममालिक में अगर हम देखते हैं, जब कज़ाफ़ी हुआ आसिफ करता था साहब वहाँ सिर्फ पे। ये बात नहीं है कि उनके दिल फटे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ब्लॉक्स चुने हुए हैं, तो जी फिर जी जी OIC की अहमियत कैसे हर एक बनेगी? का अपना अपना एक उनकी इमाम है और एक आका है, और जी, उसको सही कह रहे हैं उनकी आप। लगामें या उनकी रस्सियां कहीं और से हिलती हैं। उन्होंने अपने ब्लॉक्स चुने हुए हैं। और तो UNO OIC तो ड्रामा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और UNO को की अगर हम कारकर्दगी पर नज़र डालें ना, तो आसिफ साहब, तो दो उसके एजेंडे नज़र आते हैं मुझे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। टोटल नंबर एक के उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो इसराइल है, और नंबर दो उसका सबसे बड़ा सफरर जो है, जिसने कि लूज़ किया है, वो मुसलमान ममालिक हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बिल्कुल ठीक। UNO का अगर हम ओवरऑल नज़र डालें तो शायद छोटे मोटे कोई और काम नज़र आते होंगे, वरना ये है। अच्छा, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये मामला मुझे आर्जी लगता है। आर्जी इसलिए लगता है कि अभी पहली बात तो यह कि दुनिया पहले पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी इन तमाम की तमाम जकड़बंदियों से, या UNO और फलां। उसके बाद सर दुनिया पर एक ही निज़ाम कुछ अरसे बाद हुकूमत करेगा। वो निज़ाम वो होगा जिसमें फ़ौजी ताकत के साथ साथ माशी ताकत और टेक्नोलॉजिकल एग्जैक्टली। सलाहियत, और जिसे कहते हैं कि दुनिया के वसाइल पर काबू याफ्ता कोई ताकत होगी जो कि पूरी तरह इसको जो है गवर्न करेगी फ्यूचर में, अगर हम बात कर रहे हैं। चूंकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूं दज्जालियत के साथ, कि दज्जाल के हवाले से जो बातें सामने आती हैं सर, वो उसको पूरी दुनिया के वसाइल पर दस्तरस हासिल होगी और दुनिया के लिए वो एक अमन की सी एक झूठी एक वो चीज़ लेकर आएगा और उसका निज़ाम चलेगा। और AI की हेल्प से, मैं आप सब चीज़ों को देखते हुए ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर जो है ना, वो अब ये सुदूर और ये दूसरी चीज़ें पपेट की हैसियत में रहेंगे। असल चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्न करेगी, जिसमें AI भी है, जिसमें वेपनरी भी है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है, आपके वसाइल पर, दुनिया के वसाइल पर काबू भी है,
खाने के जितने ज़राए हैं उन पर काबू है, सेहत के ऊपर, सेहत के ज़राए पर, सेहत देने वाले ज़राए पर, हेल्थ के ऊपर काबू है। अब आप थोड़ा देखना शुरू करें कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर, जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, जिस तरह की ह्यूमन प्रोफाइलिंग हो रही है, ये तमाम की तमाम हमें कुछ अरसे बाद उस जगह पर ले जाएगी कि एक मुल्क या एक शख्सियत या एक कोई निजात दहिंदा जिसको हम जो दुनिया के सामने लाया जाएगा और उसके हाथ में सारा ये जो है वो निज़ाम आएगा। ये चीज़ें हैं जो कि नज़र आता है हमें अहादीस के लिहाज से भी कि ये फ्यूचर इस तरफ जा रहा है। उस काम के लिए इन तमाम इदारों का अंडू होना ज़रूरी था, टूट फूट का शिकार होना ज़रूरी था और दुनिया को फिर दोबारा से सफरिंग्स में मुब्तला करना ज़रूरी था। और वो सफरिंग्स जो हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं और वो आगे आगे और बढ़ती चली जाएंगी। सुना है कि नए पेंडेमिक की भी तैयारी हो रही है, उसके लिए जो है वो अब टीकों पर गुजारा नहीं होगा, अब पूरी चिप लगानी पड़ेगी आपको। यानी कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और फिर आप देखें जब वो चीज़ें लगेंगी और फिर कौन उनसे बचता है और जो बचता है वो दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। ये पूरा एक गंभीर मामला है जो सामने आने वाला है। तो मैंने कहा कि हम इसमें भी ज़रा हमारी नाज़रीन है उनको भी ज़रा एक साइड की पिक्चर दे दें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी टग ऑफ वार, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी हो रही है ना, अभी हम उस प्रोसेस में, उसमें से जो निकलेगा वो फिर आप वाली बात पर आएगा। अभी मुझे लगता है कि अभी ये चीन के साथ जो मामला है, चीन एक ग्रेट पावर के तौर पर इमर्ज हुआ है, उसका इलाज कैसे करना है। दज्जाल, मुझे यकीन है इस हवाले से कि ये अमेरिका और इजराइल वाली साइड पे ही होगा। तो फिर उसका अगर रास्ता रोका जा सका ईरान के ज़रिए, अगर ईरान को मार पड़ती है, ईरान को ख़त्म किया जाता है, फिर वाकई चीन का एज ग्रेट पावर जो है वो रास्ता रोका जा सकता है। तो देखते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये AI, इवन आप देखें अभी जो जंगें हुई हैं यूक्रेन की या रशिया की या ईरान की और अमेरिका की, तो इसमें ग्रेट पावर के तौर पर उसके पास स्टेल्थ तैयारे हैं, B-2 हैं, वो इजराइल के पास भी हैं, उससे हमला हुआ। और फिर हुआ क्या, उसके अगेंस्ट यूक्रेन और ईरान में जो ये ड्रोन्स की जंग जो नई सिरे से शुरू हुई है कि उसने सारी दुनिया का जो है ना, वो आप देख लें कि टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अब उसके बारे में सुना जा रहा है कि अब ये भी शायद रिडंडेंट हो जाएं और लेज़र टेक्नोलॉजी आ जाए, लेज़र के ज़रिए आप हमला कर सकें या जवाब दे सकें। तो बातें तो बहुत आगे की तरफ जा रही हैं और ये कुछ महीनों का ख्याल समझा जाता है कि भी ऑल टुगेदर वार के डायनामिक्स ही चेंज हो जाएंगे। दुनिया में अमन के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, तो वार के तो कहाँ पहुँच गए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और हम ये देखें कि अभी जो इसराइल जो है अभी एक नया इत्तेहाद जो बना रहा है, बल्कि बन गया समझें, अमेरिका, इसराइल और हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं वो किसी एक इत्तेहाद में जोड़ रहे हैं। मैं आपसे वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दुनिया में अमन व सुकून उस वक़्त तक ये लोग बिल्कुल तहोबाला रखेंगे जब तक कि इसराइल के जो ग्रेटर इसराइल वाले मकासद हैं वो पूरे नहीं हो जाते। आप अंदाज़ा करें ना, एक प्रोडक्ट है सूद, जिसको हम समझते हैं। सूद किसकी ईजाद है और उस सूद से दुनिया पूरी कंट्रोल की जा रही है। ठीक है, एक छोटा सा सैंपल मैं पेश कर रहा हूँ जिसने कि इस वक्त पूरी दुनिया को गुलाम बनाया हुआ है। तो ऐसा ऐसा अब ये क्लाउड AI और उससे आगे फर्दर AIs आ गई हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें बन रही हैं पूरी, जैसे आपने फरमाया कि पूरी वॉर्स जो है वो अब इस पर प्लान की जा रही हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे बढ़ेंगी। हाँ, ये है कि फौरी तौर पर मैंने कहा कि अभी जो टेम्परेरी कोई फेज़ आएगा कि हम कोई इसराइल अपना चीन के साथ और रशिया के साथ मिलकर कुछ मामला बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस तरफ चली जाएंगी। हाँ, बचने का जरिया मैं समझता हूँ कि यही है कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है ना वो पूरे कॉशन के साथ कोई ममालिक जो है वो इनसे बचते हुए, इनसे एहतियात करते हुए, इनकी फ्लॉज को देखते हुए और अपने आप को टेक्निकली तैयार करते हुए जो है वो तैयारी करेंगे तो बच सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा 1 साल होने को आया जनाब, हमारा एक मार्का हुआ था भारत के साथ और ये कनेक्टेड है चीज़ें असल में आपस में, कि आप ये देखिए कि भारत ने एक फॉल्स फ्लैग किया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल दिया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने नुमाइंदे भेजे कि भाई हमने नहीं किया, ये भारत जो है वो
पागलपना कर रहा है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे थे, मोदी को वोट चाहिए थे। उसने पूरी तरह तैयारियां की, सारा मामला आगे बढ़ाया, पूरी तरह मामले को गर्म किया, और फिर पाकिस्तान के ऊपर उसने हमला किया 26 मकामात पे। उसने कहा जी कि मैंने 20 या 26 है कि जनाब टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं और हमने दहशतगर्दों को मारा है, और इस तरह की उन्होंने बातें की। और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, और टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान की बरतरी अल्लाह ताला ने करवाई, मैं समझता हूँ, और उसमें पूरी दुनिया उसकी मुतरफ भी हुई, और भारत को फिर जो है वो जंग रोकनी पड़ी। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं ज़ाहिरी बात है, जो भी मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में, हमारी फ़ौज है, हमारी फ़ज़ाइया है, नेवी है, हमारी जो भी आईटी के जो भी हमारे जिसे कहें ना शेर जवान हैं, वो सब के सब जो हैं वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अवाम पाकिस्तान की भी मुस्तहिक है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें देखना ये चाहिए कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बाद टेक्नोलॉजिकल जो सलाहियत है, जिसका कि हुक्म हमें, और दिफ़ाई सलाहियत जिसका हमें हमें हुक्म कुरान मजीद में भी आता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। ये जो है हमें पूरा हुक्म जो दिया गया कि अपनी पूरी तैयारी करो, ताकि दुश्मन पर हैबत डाल सको, दुश्मन पर भी और अल्लाह के दुश्मन पर भी। तो ये एक पूरी कहानी है, और मैं फिर ये अर्ज़ करूँ कि ये टेक्नोलॉजिकल जो तरक्की हुई है, और इसमें यकीनन चीन का एक हाथ है, लेकिन वो एक हाथ की हद तक हाथ है। बाकी उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो जिसे हम कहें कि आईटी की यूथ है, और बड़े ही खुशी होती है ये कहते हुए कि वो बहुत नेक रूहें हैं, अल्लाह ताला ने उनको पर करम किया है, और वो इस मामले में लगे हुए हैं, और मुसलसल लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें यकीन है कि हमारे जो भी मुख्तलिफ ताकतें हैं, वो अमेरिका की रेशा दवानियाँ, इसराइल के मक्कारियाँ, भारत की जो है वो हरकतें, उन सब पर नज़र रखे हुए हैं, और इंडिजिनसली कुछ डेवलप कर रहे होंगे। असल में हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हम जो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी जो है वो मगरिब के ऊपर है, और उसकी टेक्नोलॉजी पे है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का अपने तैयारे बनाना और चीज़ों में आगे बढ़ना पाकिस्तानी एयरफोर्स का, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि इस पूरे दज्जाली निज़ाम से निकलने की अगर कोई सलाहियत रखता है, अगर कोई कौम इस निज़ाम से टकराने की सलाहियत रखती है, तो वो पाकिस्तानी कौम है। सर ये ज़्यादा मज़े की बात है कि ये कौम जो है, ये जो मुल्क है, ये सबसे ज़्यादा इस दज्जाली निज़ाम के शिकंजे में फंसा रहा है। तारीख़ देख ले। इसके बावजूद ये बड़ी स्मार्टनेस है कि इस दज्जाली निज़ाम हमारे ऊपर ये पूरा वॉच डॉग के तौर पर खड़ा रहा। इसके बावजूद हम एटॉमिक पावर भी बने, इसके बावजूद हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर में चले गए, हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट हो गए। इंडिया के बारे में 2019 से कहा जा रहा था, उसके एक्सपर्ट्स प्रवीण साहनी ने 2019 में आर्टिकल लिखा था कि आपका जो पाक फ़िज़ाइया या इंडियन एयरफोर्स है, इसका जो मुकाबला है ये बनता ही नहीं है। इंडियन एयरफोर्स जो है इट इज़ लैगिंग बिहाइंड PAF, और उसमें उन्होंने टेक्निकल बातें बताई थी वो। लेकिन ये आपको पता होगा 2019 में जो तैयारे वाला मामला हुआ था, ये शायद वो जो अभिनंदन वाला, तो आपको याद होगा इसने नरेंद्र मोदी ने कहा था काश रफ़ाल होते। जी बिल्कुल, आपको याद होगा। उसके बाद ये रफ़ाल भी आ गए, लेकिन दुनिया मल्टी डोमेन वॉरफेयर में चली गई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चली गई है, साइबर वॉरफेयर में चली गई है। यही तीनों चीज़ों का आपने जिक्र किया। हमने सर इनफैक्ट 6 और 7 की रात को ही जंग जीत ली थी। ये तो हमने जंग फैलाई नहीं। तो ये इंडिया से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई, और हमारे लिए दुनिया चेंज होनी ही 6-7 मई से शुरू हुई है, या आप इसको 9-10 मई तक ले जाएं कि 9-10 मई के बाद ये जो हमारा स्ट्रेचर बढ़ा है, या दुनिया में जो तब्दीलियां उसके बाद आनी शुरू हुई हैं, उन दुनिया में होने वाली तब्दीलियों में हमारी जो शिरकत हुई है पॉजिटिव साइड पे, वो इसी जंग की बदौलत हुई है। और मैं कहता हूँ अगर कोई मेडल हो तो नरेंद्र मोदी को ज़रूर हम पहनाएं कि ये बिल्कुल जंग बड़ी बदसूरत चीज़ होती है, लेकिन इस शख्स ने अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बताने के बावजूद सर नॉन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया, मिलिट्री टारगेट्स को नहीं। ये बहुत बड़ी ये होती है, मिस एडवेंचर होता है, और ये आपकी मिस कैलकुलेशन होती है। इसके बारे में भी ये टेक्निकल बात है कि मिलिट्री टारगेट्स को ही मिलिट्री निशाना बनाती है। वो हमने करके दिखाया। हमने उनके जहाज़ों को निशाना बनाया,
हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, हमने उनकी S-400 मिसाइल बैटरी सिस्टम को निशाना बनाया। बहुत बड़ा लॉस है। और ये आदमपुर पे जो उनका इंस्टॉलेशन थी, तो हमने उन्हें बताया 4 रोज़ा जंग में कि हम आपसे मल्टी डोमेन वारफेयर में, साइबर वारफेयर में 10 साल आगे हैं, हमारी एयरफोर्स आगे है। देखें, हमारी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है कि उन्होंने नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर ब्रह्मोस मिसाइल मारा। ना हम रोक सकते हैं जी, ना वो रोक सकते हैं हमारे मिसाइल को। ठीक है, वो नॉन मिलिट्री टारगेट्स को दहशतगर्दों का ठिकाना बनाकर पेश किया गया और जनाब वो हमला कर दिया गया। हमने उसके जवाब में, आप देखें कि वो क्या रहे हैं, हमने निशाना बना लिया, अब हम मज़ीद जंग नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब ये था कि जनाब अब हम जवाब आपको हमारी अपनी मर्ज़ी का देंगे। सच्ची बात यह है, हम जज्बाती लोग हैं, वरना हमने इस हमले के फ़ौरन बाद, जंग अज़ीम दोम के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी एयर बैटल लड़ी है। और इसमें ख़ूबसूरती ये है कि इस एयर बैटल में ना उनके जहाज़ों ने, ना हमारे जहाज़ों ने, किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हमने यहाँ से ही टारगेट किया और उनको सरप्राइज़ दिया कि उनके पास 90 सेकंड थे कि वो इजेक्ट हो सकते हैं उनके पायलट्स। उनमें से कुछ मारे भी गए होंगे, कुछ ज़ख्मी भी होंगे, हम उन्हें हिट करने में कामयाब हो गए। और मैं आपके साथ एक और भी बात शेयर कर दूं कि ये कहा जाता है, एक तो हमारे एयर चीफ ने यह कहा था कि मुझे रफ़ाल ही चाहिए, और दूसरा ये था कि हम शायद कोई 30-40 तैयारे भी गिरा सकते थे क्योंकि वो लॉक हो गए थे एज टारगेट, वो लॉक थे। और हमारा वो मल्टी डोमेन वारफेयर मुकम्मल काम कर रहा था। वार थिएटर हमारे सामने ऐसे खुला पड़ा था कि जैसे स्क्रीन पर होता है। इनकी एयर बेसिस पर जो इनके तैयारे खड़े थे वो तक हमारे निशाने में थे, लेकिन हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि जंग मज़ीद ना फैले, इनको हम जवाब पूरा दे दें। तो वो 6 तैयारे हैं या 7 तैयारे हैं, हमने वो गिरा कर दिखा दिए। अपनी सुप्रीमेसी जो है, जो एयर सुप्रीमेसी है, वो इनके सामने ले आए। और वो 2019 वाला सबक जो अच्छी तरह याद नहीं किया था, वो इनको हमने सिखा दिया। अब अगली आप सुन लें कि हालत, एक इंडिया इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकॉनमी, जब 9 और 10 मई को हमने, जैसे मैंने कहा हम जज्बाती लोग हैं, हमने अभी जवाब देना था। हालांकि टेक्निकली हम 6 से 7 मई की रात को हम ये अपना जवाब पूरा कर चुके थे, लेकिन पब्लिक का प्रेशर था कि इन्होंने हम पर हमला किया और फिर 9 और 10 मई को हमने दोबारा अपना रिजॉल्व दिया। तो इंडियन एयर फोर्स सर जंग में शामिल नहीं थी, वो ग्राउंड हो चुकी थी और इसी वजह से सीज़ फायर किया। फिर इनसे एक और उल्टा काम हो गया। अमेरिका यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर जाके अमेरिका के एलाई बने हुए थे कि चीन की जो पहरेदारी है ना जी, हम करेंगे, हम खुद सुपर पावर बन चुके हैं। और अमेरिकियों ने कहा हाँ आप सुपर पावर हैं, चीन का रास्ता आपके ज़रिए रुकवाएंगे। उन्होंने सीज़ फायर करवाया। और याद रखिए कि इनका JD वांस नायब सदर इधर आया हुआ था इंडिया में, तो उस वक्त तक अमेरिका के तसव्वुर में नहीं था कि हम इनका ये हशर करेंगे। तो उसने कहा नन ऑफ आर बिजनेस। तब ये था कि पाकिस्तान को मार पड़ जाएगी, उसके बाद हम छुड़वा देंगे। तो जब उन्होंने सीज़ फायर करवाया और ये बताया आपका ये हशर हो चुका है, तो आप देख लें कि उसके बाद फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया, जिसके लिए कैंपेन करता रहा नरेंद्र मोदी। वहाँ से सर उल्टा सफ़र शुरू हुआ। और फिर अब आप देख लें कि भी जब तक भी है, मैं तो अमेरिका को ट्रांजैक्शनल फ्रेंड समझता हूँ। हमारा जब तक भी मज़े लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। और जो भी कदम जो है वो नरेंद्र मोदी इंडिया जो है वो उठाता है, वो उल्टा पड़ रहा है। उसने आखिरी कोशिश इजराइल के साथ अलाइंस बनाया, UAE के साथ बनाया, लेकिन आप देख लें कि फ़िलहाल वेस्ट एशिया में जो है, फ़िलहाल क्या, मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे तक के लिए इंडिया वाइप आउट हो गया है। वेस्ट एशिया में उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा, कोई उसकी कोई हिस्सा ही नहीं है। तो ये तब से हमारा सफ़र तब से कामयाबी का शुरू हुआ है, इकॉनमी निकाल के। मई 2025 के बाद से एक तो ये चीज़ सामने आई कि अब जंग जहाज़ों की नहीं, टेक्नोलॉजी की है। ठीक है जी। जी, और लेकिन जहाज़ों की भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ, वरना हाँ, देख लें उनके रफ़ाल कैसे। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि उनके नज़दीक जो था, उनकी मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ है, तो टेक्नोलॉजी ने सुपरसीड किया। लेकिन सर जो ईरान पर हमला हुआ है और ईरान ने जो जवाब दिया है,
इससे एक नई जिहद सामने आई है कि अब जंग मिसाइलों की है, ड्रोन्स और जी मिसाइल। और इसमें आप देखेंगे जिस तरह ईरान कामयाब हुआ है और उसने टारगेट्स जो है वो अमेरिकी टारगेट्स हिट किए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और फिर इसराइल का जो आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या था उसका, वो सबको जो है उसने फारिग किया है। तो ये दुनिया में एक और नई जिहत आ गई कि अगर ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है इनका तो मुकाबला जो है वो आपका आयरन डोम भी जो है उसमें उस तरह नहीं खड़ा हो सकता, और भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो है। तो ये दुनिया बड़ी तेजी से एक साल में चेंज हुई है। पहले अब जी टैंक और जी बख्तरबंद बिल्कुल। गाड़ियां और फला देखिए दुनिया को कहां से कहां तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमने टेप रिकॉर्डरों से शुरू हुए, ठीक है जी, फिर हमने उनको टेपलेस होते हुए सीडीज डीवीडीज के बाद क्लाउड और टेपलेस मामले में जाके कहाँ पे हमने दुनिया को बदलते हुए देखा। इसी तरह जो जंगी लिहाज से भी हम देखें तो बहुत बड़ी चेंज जो है वो ग्लोबली आई है। और आप अंदाजा करें कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी जो है वो इस वक्त ईरान के हवाले से जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि अपनी आखिरी जुमला उसने इस्तेमाल कर दिया ट्रंप ने, और वो न्यूक्लियर का था। तो गोया अब आखिरी जी चीज जो रोकने वाली जंगों को है फिलहाल वो न्यूक्लियर ही है। बाकी चीजें तो जो है वो बहुत बेमानी सी होकर रह गई हैं। असफ साहब, वार डायनामिक्स इतनी तेज़ी से चेंज हुए हैं, उसकी पहली निशानी हमने दिखाई जी अपनी जी चार जी रोज़ा जंग जी, में बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। उससे पहले यूक्रेन की जो जंग है वो एशिया में हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यूक्रेन की जंग में भी ये नज़र आया। जैसे आप लेबनान में आप देख रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक वाले ड्रोन्स के ज़रिए इसराइल को आगे लगाया हुआ है हिजबुल्लाह ने, ठीक है। लेकिन ये जो ईरान पर एक सुपर पावर ने हमला किया, और उस सुपर पावर का एक बच्चा है जो सुपर पावर जो है वो उसके कहने पर, उसके लाड़ प्यार में बहुत सारी जंगें कर चुका है, और वो सुपर पावर जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ब्लीडिंग हो चुकी है उसकी। ये जब से ये इसराइल बना है, इसराइल की खातिर वो जंग लड़ने आया है। सुपर पावर का खौफ भी बड़ा होता है, लेकिन ईरान ने वार डायनामिक्स बिल्कुल चेंज करके रख दी, और वो ड्रोन्स के ज़रिए, अपने मिसाइल्स के ज़रिए आज हालत ये है कि रोज़ाना नया इकदाम सोचता है अमेरिका और उससे पीछे होता है। वार डायनामिक्स सर, यही मैं आपको कह रहा था कि अभी ड्रोन पर बात चली गई है और अब लेज़र टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। ईरान ने वो सब कुछ करके दिखाया कि देखें, सीधी सी बात है, ये सुपर पावर था, इन्होंने बताना है कि हमने जंग जीती है, बाकायदा वार ऑब्जेक्टिव है कि हमने ईरान को फतह कर लिया, हमने ईरान का रजीम गिरा दिया, हमने ईरान की आर्मी ख़त्म कर दी। यही वार ऑब्जेक्टिव, बेशक वेग थे लेकिन दावा तो यही किया। सर, ईरान का काम था बतौर छोटा मुल्क होने के कि वी आर नॉट द लूज़र्स। उन्होंने विन नहीं करनी, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रोकना है और लूज़र शुमार नहीं होना। तो उनका नुकसान बेतहाशा हुआ, उनके पास एयर पावर नहीं थी, सैंक्शंस भी थी इस वजह से भी। लेकिन जो नुकसान उन्होंने अमेरिका का, अमेरिका की बेसिस का, और इवन इसराइल, वो कहते हैं जी ईरान में ज़ालमाना निज़ाम है और इसराइल में जमहूरी निज़ाम है, इसराइल अपनी खबर नहीं निकाल रहा कि कितना वहाँ पर नुकसान हुआ। लेकिन खलीजी ममालिक में भी जो अमरीकी बेसिस थी वहाँ पर तबाही फेर दी। आप हम ये नहीं कह रहे, ये CNN ने रिपोर्ट किया है। अब तो सारा इंटरनेशनल मीडिया उसी रिपोर्ट को उठाकर बता रहा है, चाहे अल उदैद एयर बेस हो, चाहे मुवाफिक बेस हो, चाहे सुल्तान एयर बेस हो, चाहे वो जॉर्डन वाली, कुवैत वाली। कुवैत ने कहते हैं जी 1 लीटर नहीं बेचा जब से ये जंग शुरू हुई है, जब से उसके हमले हुए हैं। तो कितना बड़ा नुकसान, अरबों डॉलर का। और अब ईरान ये शर्त लगा रहा है, ये अभी जो ईरान ने 14 पॉइंट्स बताए हैं कि अमेरिका यहाँ नहीं रहेगा वेस्ट एशिया में, जी 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 अमेरिका यहाँ से अपने ट्रूप्स विदड्रॉ करेगा। सर, ये ईरान कह रहा है। अब जी ये ईरान कह रहा है तो इसके पीछे कोई हेडलेस कोई और भी है जो उसे बता रहा होगा कि ये शर्त आपने रखनी है। तो ये कमज़ोरी की अलामत तो नहीं है। ईरान को बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन ईरान ने जितनी बेसेस काम कर रही थी सर्वेलेंस के लिए, अटैक्स के लिए, कोई एयर बेस थी, अल उदैद जो है इतनी बड़ी एयर बेस, आप उसे समझ लें 21 नेशंस की निगरानी का काम करती थी एयर अटैक के लिए। और गुआम, डेगो गार्सिया तक ईरान के मिसाइल का पहुंच जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है, और उसी से ही वार डायनामिक्स चेंज हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी हमने आबनाए हुर्मुज़ आज खुलवानी है जी उसने, अच्छा कि जी हमने आबनाए हुर्मुज़ खोलनी है।
ये जो जहाज़ वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के खड़े हैं उनको हमने निकलवाना है, और अगर हमें रोका गया तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। उधर पासदारान इनकलाब ने कह दिया कि जी हम वहाँ पर नहीं आने देंगे अमेरिका को, और ये एक्ट ऑफ वार होगा, हम इसका जवाब देंगे जी। वो 10,000 फ़ौजी आएंगे, 100 जहाज़ है जी, ये हम तो जी रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। ये अब एक नया ड्रामा शुरू होने लगा है, चाहे जंग का बहाना है या कुछ भी, लेकिन वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल हो सके। और उसमें ज़ाहिर है ईरान का लोगों का हौसला, उनकी रेजिलियंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो जो TE वो O1B जो उन्होंने सैटेलाइट भेजा खुफिया तौर पर 2024 में, और उसके ज़रिए ईरान को अब जिस तरह टारगेट्स नज़र आए हैं अमेरिका की मिलिट्री बेसिस के, वो हैरान कुन हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप आपको खुद कहता हुआ नज़र आया, हमें तो पता ही नहीं था कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देगा, हमें यकीन नहीं था कि ईरान खलीजी ममालिक के जो हमारी बेसिस है वहाँ पर हमला कर देगा। ये सरप्राइज़ है, और ये सरप्राइज़ रशिया को भी ज़रूर मिला है और अब अमेरिका को मिला है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपसे मैं चाहूँगा इस पर बात कर लेंगे। देखिए, ईरान ने जो 14 नुकात दिए हैं ना, वो 14 नुकात उसकी फतह के नुकात हैं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो कहा है कि जनाब 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल जंग का खात्मा होना चाहिए, ईरान के इर्द गिर्द अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो, मुंजमद असासों की वापसी और पाबंदियों का खात्मा शामिल है, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नया निज़ाम तरतीब दिया जाए, यूरेनियम की अफसरदगी का हक़ भी रखेंगे, और दीगर जो ममालिक हैं, अरब ममालिक, उनके साथ मिलकर कोई ना कोई एक सिक्योरिटी प्लान देंगे। तो मैं ये सब देख रहा था, सुन रहा था, तो मेरे जहन में ये आया कि जो खौफ वो बेच रहे थे अमरीकी अरब ममालिक को, ये अहम बात ज़रा मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ईरान जो है तुम्हें खा जाएगा, लिहाजा हमारे अड्डे भी रहने दो यहाँ पे, और हमसे असलहा भी लो, ठीक है जी। अब अगर ये तमाम मुज़ाकरात पूरे हो जाते हैं तो जो खलीजी ममालिक हैं उनके लिए बहरहाल ईरान एक बहुत बड़ी एक ताकत बनकर सामने आ जाएगा, और वो अब उनको उससे दब कर रहना होगा। ये एक बड़ी मुख्तलिफ बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एक आउटकम ये हो सकता है कि फिर अमेरिकी कहें, देखा ना, हम तुम्हें कहते नहीं थे कि ये जो है होगा और फलां होगा, तो वो अब सही होने को जा रहा है। सर, ये एक हकीकत है, लेकिन ये बला के तौर पर ईरान को बनाया किसने हुआ था? इन सब ने बला अपने घर में रखी हुई थी। वो बला इनसे $1 ट्रिलियन लेके जाती है। अभी कुवैत का नुकसान हुआ है, या UAE का हुआ है, या बहरीन का हुआ है, इन ममालिक को ये नहीं कि उनका नुकसान उनको सिक्योरिटी दी जाती या उनका नुकसान ये खुद से पूरा करते, वो इनसे अब असलहा खरीदेंगे। अब वो ऐलान हो गया है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर का वो ममालिक असला खरीदेंगे। जी जी, तो जनाब बला अमेरिका से बड़ी कौन सी है? अगर ईरान ये कहता है कि हम आबनाए हुर्मुज़ का निज़ाम जो है वो ईरानी, मैं एग्जैक्टली बताने की कोशिश करता हूँ, ईरानी अवाम के लिए फ़ख्र का बायस होगा जो आबनाए हुर्मुज़ का नया निज़ाम होगा, और इसमें हमसाया ममालिक जो हैं उनकी ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। सर, ये कम मामला है, ये आपस में बैठकर मामला हल कर सकते हैं। इनको बेचा गया है कि इज़राइल तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं है, ईरान ख़तरा है। मुझे बताइए तो सही कि ये ख़तरा अगर है भी सही, तो किस तरह इतना बड़ा ख़तरा है कि जो इज़राइल और अमेरिका से भी बड़ा हो जाता है, जो इनके पैसे ले जाते हैं, एक तो वैसे ले जाते हैं, एक फिर इनके बैंक्स में रखते हैं, अपने बैंक्स में रखते हैं। अभी आपने देखा है इराक़ का जो सिस्टम बनाया हुआ है कि इराक़ जो तेल बेचता है वो पहले अमेरिका में जाता है, वो पैसे जो हैं वो अमेरिका में जमा होते हैं, और उस वजह से उन्होंने नूरी अल मालिकी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रुकवाया है। ये आपके सामने है सारा कुछ। तो इससे बड़ी बला और क्या हो सकती है कि ये ग़ुलामी से निकल जाएँ। और इनमें से कई ममालिक तो दुनिया के सबसे बड़े असले के ख़रीदार हैं। अगर कतर और सऊदीया ने अपना रास्ता बदला है तो बाकियों को भी बदलना पड़ेगा। इन्हीं प्रोग्रामों में, गुफ्तो शनीद के प्रोग्राम्स में हम ये बात बार बार कर चुके हैं। सर, रियलिटी जो है वो सामने आ गई है। वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स हर सूरत बदलेगी। वहाँ डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। चीन के यहाँ पर स्टेक्स हैं, ये हेडलेस चीन है सर, तो कैसे नहीं बदलेगी? ये इनको साइड्स टर्न करना होंगी। ये अल्टीमेट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका नहीं रहेगा, ये बात आप लिख रखें। ईरान को चाहिए कि जो अरब ममालिक को यकीन दहानी करवा दे कि जनाब ऐसे होने के बाद हम भाई हैं,
हम आपस में कॉपरेशन के साथ चलेंगे, और जिसे कहना है कि उनको हर किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि वो एक खौफ से जो है वो उनको आज़ाद करे, क्योंकि अभी सर ये अमरीकी, बहुत ज़रूरी है, आप ये देखिए ईरान ना के कि लिए अभी बहुत असलहा ज़रूरी है। खरीदारी शुरू हो चुकी हुई है, असलहा खरीदारी शुरू हो जी। चुकी हुई है, और यूएई के अंदर भी आ गया है। काफ़ी सारी जो हमें हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि असलहा अब दोबारा से खरीदना शुरू यूएई हो ने गया। तो खैर अब फिलहाल साइड ही और ले लिया ना, उसने तो अलायंस में चला गया इजराइल के साथ, जी जी अब उसकी हिफाजत इजराइल ने की है, आप अंदाज़ा करें। जी, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अब ज़रा हमारे सामने रहनी चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पेशकश कर दी है आजकल के दिनों में, और वो ट्रंप इंतज़ामिया ने एक कंपनी की जो है वो सरमायादारी की हिमायत की है, और ये सिक्योरी पोर्ट के नाम से एक अमेरिकी कंपनी है। उसका क्या मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ कि वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर एडवांस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड वगैरह सिस्टम लगाएगी? ये क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? जैसे देखें, ईरान के बारे में ये मालूम था ना कि वहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी सिस्टम्स था या कैमरे थे, उस पर एक्सेस हासिल थी इसराइल को, और किसी ने खबर ये भी उड़ाई कि इस्लामाबाद में भी जो सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है सिक्योरिटी का पूरे शहर जी। में, उसकी एक्सेस भी जो है वो कहीं और है, इसराइल के पास है, किसी और के पास है। तो ये चीज़ क्या हम नहीं पाकिस्तानी बना सकते? और इन हालात में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी वो कर रहे हैं, वो उनके अपने मफादात कितने उसमें सर्व होंगे, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्या मसला होगा? क्या देखिए, नादरा जैसा बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो मेरी इत्तलात है महदूद, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया था और उसको आगे बढ़ाया, और उसको बल्कि उसको सेल किया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को। तो ये चीज़ें हमें बाहर से लेने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है सर? ये अब अहम बात है कि बाहर से कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो वैक्सीन आए, चाहे कोई सिक्योरिटी सिस्टम आए, चाहे कोई सॉफ्टवेयर्स आए, व्हाटसोएवर, हमें इन तमाम चीज़ों को विद ग्रेट 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 कॉशन लेना है। मैं इसका इनको लेने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन विद प्रॉपर कॉशन देखें कि इनसे कहीं अगयार का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। अब तो सच्ची बात यह है कि सीधा सीधा इसराइल का फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस वक्त रोल प्ले किया है ईरान के साथ, और ये पूरे इस जिसे कहते हैं एक तरह जंग रुकवाई भी है और सारा कुछ मामला किया है, तो पाकिस्तान एक लाइमलाइट में तो आ ही गया, लेकिन इसराइल के लिए मज़ीद जो है वो एक जो है दुश्मनी का मामला हुआ है। तो क्या आप कहेंगे कि ये सिस्टम जो हैं, ये अमेरिका और ये कंपनी जो सरमायाकारी कर रही है, क्योंकि अमेरिका में तो कहा जाता है ना, देयर इज़ नो फ्री लंच, वो सरमायाकारी करके सर वो अपने पाकिस्तान, अपने जी मफादात जी, लेंगे, और उसके बाद फिर उसके पैसे डालेंगे हमारी टिकटों में जो पाकिस्तानी सफ़र करेंगे। ये क्या होने जा रहा है? और मुझे उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो उनको कहें कि तुम साइड पे रहो, हम अपना खुद निज़ाम बना लेंगे। सर पाकिस्तान सिर्फ लाइमलाइट में नहीं आया, पाकिस्तान ने दुनिया में एक फ़ौजी ताकत के तौर पर अपने आप को मनवाया है, और इज़राइल की असेसमेंट पाकिस्तान के बारे में दोबारा दुरुस्त साबित हुई है कि वो उसे ख़तरा समझता है, उसके एटमी प्रोग्राम को भी ख़तरा समझता है। पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया में अपने स्टेक्स पैदा किए हैं, पाकिस्तान वहाँ दिफाई मुआहदे में गया है। मैं दिफाई मुआहदा तब मानूंगा जब उसका सच्ची बात है, उसको मजबूत दिफाई मुआहदा तब मानूंगा जब उसका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी फ़ोर्स बनेगी, एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा होगा। लेकिन उसी दिफाई मुआहदे को तुर्की तक बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो पाकिस्तान के स्टेक्स जो हैं, और तुर्की के मुकाबले की बात हो रही है इज़राइल की तरफ से कि अब हमें तुर्की के सुन्नी इस्लाम से ख़तरा है। तो यही बात जो आप पहले कह रहे थे कि ईरान को यकीन दिलाना चाहिए, और अकेले बैठकर सारे हुक्मरानों को जो है ना वो बात कर लेनी चाहिए कि ये हमने अपने अपने इक़्तिदार के लिए सारी शिया सुन्नी तकसीम की है, निकले हम अमन से रह सकते हैं, इन बातों से निकले। अब हम आपस में बैठे हैं, बाहर नहीं बताते, लेकिन आइंदा से ये काम नहीं करना। मैं सर खुल के बताना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान को तो ब्लीड करने की हर सूरत कोशिश होगी। बाकी रही बात या सर ये ईरान में जो कैमरे हैं उसकी ईरान ने वैसे तरदीद की, लेकिन यहाँ पर भी वही सिस्टम जो है, सेफ सिटी सिस्टम जो है, लेकिन उसका मैंने पता किया था कि वो हम शिफ्ट कर गए हैं, और वो कहते हैं शिफ्ट करना बड़ा आसान होता है कि हम वो उनका जो सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम उसके साथ कनेक्ट ना रहें, कहीं और चले जाएं, वो कहीं और हम चले गए हैं बकौल एक ज़िम्मेदार शख्स के। दूसरी बात ये 2.4 अरब डॉलर और ये जो एयरपोर्ट्स पर स्कैनिंग ही होगी, मैं इसको स्कैनिंग कह लेता हूँ कि हर शख्स की आइडेंटिटी, सर ये बड़ा ख़तरनाक है। अमेरिका के साथ ये नहीं हो सकता। अमेरिका ट्रांजैक्शनल दोस्त है, अमेरिका के अपने राज इजराइल चोरी करता है, और हम अमेरिका की दी हुई सिक्योरिटी, सो कॉल्ड सिक्योरिटी पर
रिलाय नहीं कर सकते। ये हमसे बड़ा तजर्बा कोई और मुल्क नहीं रखता इस हवाले से। अमेरिका इज़ ट्रांजैक्शनल, और अमेरिका को आप देख लें, अमेरिका हमें एड भी देता रहा है तमाम उम्र। जब भी वो एड बंद करता है हमारी मीशत भी डाउन हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अशराफिया की नहीं, पब्लिकली कभी भी हमारी अवाम ने अमेरिका को अपना दोस्त नहीं समझा। हालांकि चीन हमें एड नहीं देता, लोन देता, लेकिन हम चीन को अपना दोस्त समझते हैं। तो सर ये इससे मुकम्मल इनकार कर देना चाहिए, या टाल मटोल से काम लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस इन्वेस्टमेंट के ख्याल को ख़त्म कर देना चाहिए। और मुझे उन्वान भी ऐसे ही नज़र आते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपके सामने, एक मिसाल आपको याद होगा 9/11 के बाद जब अमेरिकी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान उतरे थे, ठीक है, उस वक़्त अखबारात में एक सैटेलाइट फ़ोन थुराया की एडवर्टीज़मेंट शुरू होती है कि जनाब ये सैटेलाइट फ़ोन है जो कि बग़ैर किसी मोबाइल सेटअप के काम करेगा और जनाब कम्युनिकेशन के लिए बेहतरीन है। हमारी ये महदूद इत्तलाआत है उसके मुताबिक ये कि ये वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ पे जो भी बरसरे पैकार थे लोग अमेरिका के ख़िलाफ़, शायद उन्होंने भी कुछ इसको इस्तेमाल किया और फिर पिन पॉइंटेडली वो मारे गए, यानी कि उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी का जो लॉलीपॉप देकर और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो शिकार करना ये मकसूद होता है। तो ये अब आप देखें उसके बाद मुड़ के कभी थुराया का नाम नहीं आया। उन दिनों में थुराया सैटेलाइट के आधे आधे पेज के इश्तिहारात अखबारात में आया करते थे, याद होगा आपको। जी, वो इश्तिहारात भी आया करते थे, और इन सारे जो इनके मुकाबले में थे, इन सारे लोगों के पास होते थे ये थुराया सैटेलाइट, तो वो उनकी अपना मामला है। लेकिन आप देखें ना, ये यहीं पर ही क्यों अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? वही ना, सवाल यही है। ये सिक्योरिटी के बारे, ये सर खतरे यानी से खाली कि नहीं है। बलोचों से लड़ने के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो 1 रुपया नहीं देगा, ठीक है, जो नहीं, हमें बलोच चाहिए लहर भी की नहीं पसंदों से सर, लड़ने के इनके लिए। पैसे से बचें, वो दूसरी तरफ देगा, दे रहा है। ये वो नईम सिद्दीकी साहब का एक शेर है जिस पर मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूंगा। नईम सिद्दीकी साहब ने एक लिखी थी नज़म, उसमें उन्होंने कहा था कि ये डॉलर तुम्हारी धरती को हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे, नागासागी बना के छोड़ेंगे। तो अमेरिका की इस तरह की इमदाद जो है, बिल्कुल ठीक बात, वो जो है उससे हमें जो है वो परहेज़ करना चाहिए। और अब दुनिया, सच्ची बात है कि काबिल एतबार मामला नहीं रह गया हुआ। ठीक है, अपने मामलात अच्छे रखें, तमाम ममालिक से रखें, लेकिन होशियार रहें, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तौसीफ़ साहब, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका शुक्रिया कि आप भी इसमें आए, और नाज़रीन आपने प्रोग्राम हमारा देखा। हमने कुछ चीज़ों पर आइडियोलॉजिकली भी बात की है, और जो मामला दुनिया के आगे बढ़ रहे हैं उस हवाले से कुछ पेशबंदियाँ भी आपको बताई हैं। इस प्रोग्राम के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है media@tanzeem.org, और अपने कमेंट्स तो आप हमें देते हैं और हम उस कमेंट्स के बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। हमें मशवरा भी दीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, और प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, हमारे इस चैनल को भी शेयर कीजिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिफ हमीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।